गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था एंशिएंट इंडिया का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग ने एक्सप्लेन किया था बेसिक्स को। पहले बेसिक्स में हम लोग पहले क्या एक्सप्लेन था, टाइमलाइन वर्सेस सेंचुरी। सेंचुरी तो हम लोग जानते हैं पीरियड ऑफ 100 ईयर्स था। तो हम लोग टाइमलाइन में भी समझे थे। टाइमलाइन में हम लोग दो कैलेंडर समझे थे। एक कैलेंडर का नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरे कैलेंडर का नाम था साकास कैलेंडर। साकास, और इसको हम लोग हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और साकास कैलेंडर, तो हम लोग ने समझा था कि इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को दो पार्ट में बांटा गया था। जैसे अभी अब 2024 चल रहा है, तो कुछ समय में ये जीरो भी हुआ होगा। ये जीरो कब कहा गया है, जब जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था। तो दिस एरा वाज नोन एज क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा। और इसके जो पहले था, इसको कहा जाता था बिफोर जीसस क्राइस्ट। बिफोर मतलब, या हम लोग इसको बीसी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ने रफ क्रोनोलॉजी समझा था टाइमलाइन के द्वारा। तो हम लोग ने डिस्कवर किया था कि 2 मिलियन ईयर्स BCE से 10,000 BCE तक हम लोग का स्टार्ट हुआ था पैलियोलिथिक। फिर हम लोग का हुआ था मेसोलिथिक, फिर हुआ था चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियो मीन्स हम लोग बोल दिए थे ये ओल्ड होता है, मेसो मीन्स ये होता है मिडिल, और नियो मीन्स होता है ये न्यू। तो हम लोग ने देखा था कि ये पैलियोलिथिक है, ओल्ड स्टोन एज। ये मेसोलिथिक, जिसमें माइक्रोलिथ्स का डेवलपमेंट हुआ था, माइक्रोलिथ्स। उसके बाद ये नियोलिथिक, जिसमें एग्रीकल्चर फाउंड किया गया था मेहरगढ़ में। ये सब पिछले लेक्चर का है। ऐसे मैं पिछले लेक्चर का लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग जो लेक्चर है उसको रिवीजन करवा देता हूँ। तो ये मेहरगढ़, जिसमें हम लोग को एग्रीकल्चर का पहला फाउंड किया गया था, जो पाकिस्तान में है अभी सिचुएटेड। उसके बाद आता है हम लोग का चाल्कोलिथिक, जो हम लोग को यहाँ पर हम लोग को मिलता है कॉपर, पहला मेटल। तो ये सब मिला के हम लोग का बनता था प्री हिस्टोरिक। ये चारों मिला के बनता था, जिसमें हम लोग को सिर्फ आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला था। आर्कोलॉजिकल एविडेंस, नो आर्ट ऑफ राइटिंग। इन जो ह्यूमन बींग थे उन लोग के पास आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था। उसके बाद आता है हम लोग के पास इंडस सिविलाइजेशन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर तो हम लोग को ये अर्लीस्ट अर्बन एरिया बोला गया था, अर्लीस्ट अर्बन एरिया फाउंड। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को ब्रोंज का डिस्कवरी होता है, ब्रोंज डिस्कवर्ड। तो इसलिए हम लोग ब्रोंज डिस्कवर्ड, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास हम लोग क्या आता है, वैदिक एज और वैदिक एरा आता है, जहाँ पर आर्यन का इन्वेजन होता है। उस आर्यन का इन्वेजन के बाद इन लोग के पास वे ऑफ राइटिंग हम इन लोग को पता रहता है, जिससे हम लोग पता है रीक, साम, यजूर, अथर्वा। इस एरिया में हम लोग को आयरन मिला जाता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आयरन एज। उसके बाद हम लोग को आर्यन क्लेन के बाद बहुत सारा मौर्यन डायनेस्टी आता है, मौर्यन आता है, उसके बाद गुप्ता आता है, उसके बाद बहुत सारा एंशिएंट इंडिया में आता है। तो ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो सेकेंड लेक्चर का टॉपिक है
सेकेंड लेक्चर का टॉपिक है मॉडर्न हिस्टोरियन। अब देखिए, ये जो हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियंस इन्हें क्यों कहा जाता था? हम लोग का हिस्ट्री का सबसे मेन सोर्सेज क्या था? एक था हम लोग का आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और एक था हम लोग का लिटरेचरल एविडेंस। तो इन दोनों को मिला के जो हिस्ट्री लिखा गया था उसको लिखने के तरीका को हम लोग कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। और इनको जो लिखता है रिटन बाय पर्सन कॉल्ड हिस्टोरियन। अब ये डिपेंड करता है हिस्टोरियन का माइंडसेट में कि वो किस तरह का हिस्ट्री लिखता है। जैसे अगर कॉलोनियल माइंडसेट का रहता है तो वो ब्रिटिश या वेस्टर्न कल्चर को ओवर शो करेगा हमारे इंडियन कल्चर से। अगर नेशनलिस्ट रहता है तो इंडियन कल्चर को ज़्यादा दिखाएगा, और अगर मार्क्सिस्ट रहता है तो इकोनॉमी बेस्ड हिस्ट्री लिखेगा। तो इसी प्रकार हम लोग इस चैप्टर में, जो एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, इस पे हम लोग 3 तरह के एंशिएंट हिस्टोरियन के व्यू देखेंगे। एक कॉलोनियल व्यू देखेंगे, उसके बाद दूसरा हम लोग नेशनलिस्ट व्यू देखेंगे, उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे जो बाद में आते हैं, जैसे नेशनलिस्ट के बाद जो आते हैं मार्क्सिस्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आते हैं। जैसे पहला लेक्चर हम लोग जाते हैं कॉलोनियल व्यू। कॉलोनियल व्यू मतलब जो हम लोग को कॉलोनी बनाए थे, हम लोग को इंडिया को कॉलोनी में, जैसे ब्रिटिशर्स हो गया या सिंपली हम लोग इसको कह सकते हैं वेस्टर्नर्स, वेस्टर्न रूल के कारण। तो इन लोग का बिगिनिंग क्या हुआ था? कॉलोनियल व्यू केम ऑन रिसर्च स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। 18 सेंचुरी मतलब मेनली हिस्ट्री लिखा गया था 18 से 19 सेंचुरी के बीच में। तो पहला एफर्ट क्या था? इनिशियल एफर्ट जो कॉलोनियल हिस्ट्री का था, ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति इनटू इंग्लिश। अब वो लोग जितने भी टेक्स्ट हम लोग का मिला गया था संस्कृत लैंग्वेज में या प्राकृति लैंग्वेज में या पाली लैंग्वेज में, उन लोग को इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगे, जैसे कि उन लोग को ईजी हो समझने के लिए और हम लोग को रूल करने के लिए, हम लोग के सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कल्चर को समझने के लिए वो लोग इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करने लगे। और इस इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद जैसे बिगिनिंग होता है, तो मतलब जो बिगिनिंग हुआ था, इसका जो आरंभ किया था वो किया था वैरन हेस्टिंग के द्वारा। वैरन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्हीं के अंडर, जैसे हम लोग को पता है कि ब्रिटिशर्स के अंदर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन लॉज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जुडिशियल लॉ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारे सभी हिंदू एंड मुस्लिम लॉज को उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगे। और उन्होंने पहला कलकत्ता मद्रासा भी सेटअप किया था। देखिए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे या कॉलोनियल रूल के टाइम पे पहला क्या था, उन लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब उन लोग को क्या था कि जुडिशियल भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो जुडिशियल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे कल्चर को समझना होगा, तो हमारे कल्चर को समझने के लिए उन्होंने हर एक हिंदू एंड मुस्लिम जो लॉज हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगे और पहला कलकत्ता मद्रासा भी सेटअप किया था। यहाँ से बिगिनिंग हुआ, जो वैरन हेस्टिंग के द्वारा बिगिनिंग किया गया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और इनिशियल एफर्ट क्या हो गया, मनुस्मृति को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया और उसका नाम दिया गया कोड ऑफ गैंटो लॉज, जो हिंदू एंड मुस्लिम को कन्वर्ट करके बुक बनाया गया, लॉज को कन्वर्ट करके बुक लगाया गया। अब उसके बाद दूसरा काम क्या गया, एस्टेब्लिशमेंट क्या क्या बनाया गया। पहला बनाया गया कलकत्ता मद्रासा, दूसरा बनाया गया एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 कलकत्ता में, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो बनाया गया था किसके द्वारा, सर विलियम जॉन्स के द्वारा, जो अर्लीस्ट ओरिएंटलिस्ट थे। अब ओरिएंटलिस्ट क्या होता है, दो फैक्टर बहुत काम आता है, एक ओरिएंटलिस्ट और एक एंगलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट होता है जो किसी रीजन में उसकी इंडिजिनियस लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए इंडिजिनियस लैंग्वेज को प्रभावित करता है। और जो एंगलिस्ट थे वो लोग बोलते थे नहीं, हर जगह इंग्लिश का यूज होगा, इंग्लिश को ही प्रभावित करना चाहते थे हर जगह।
लेकिन लास्ट में एंग्लिश मतलब इंग्लिश वाले लोग का ही यूज़ होता है, जो विक्ट्री पाया जाता है मैकेली के द्वारा। ठीक है। तीसरा काम किया गया था अभिजान शकुंतलम इन 1789 ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स के द्वारा इसका भी ट्रांसलेशन हो जाता है 1789 में अभिजान शकुंतलम। उसके बाद भगवद गीता का इंग्लिश में कन्वर्शन हो जाता है 1785 में विलिकिंस के द्वारा। बॉम्बे एस्थेटिक सोसाइटी सेटअप होता है, जिस समय कलकत्ता एस्थेटिक सोसाइटी का सेटअप होता है बंगाल का, उसी समय बॉम्बे का भी होता है एक साथ 1804 में जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी सेटअप किया गया 1823 लंदन में। ये सब कॉलोनियल रूल के टाइम में हुआ, हिस्ट्री कॉलोनियल व्यू ऑफ किया। अब जब इन लोगों ने हिस्ट्री सेटअप कर दिया, अब इन लोगों ने चाहा कि हम लोग अब इसको आस्ते आस्ते अपने कंट्रोल में लेंगे। एसेंशुएशन ब्रिटिश राज, अब ब्रिटिश राज का सेटलमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होने लगा। तब उसमें से पहला फेज था रिवोल्ट ऑफ 1857। कंजर्वेटिव सपोर्टेड द रिवोल्ट, जो कंजर्वेटिव थे उन लोग सपोर्ट किए रिवोल्ट को। ब्रिटिश यहाँ समझ गए कि ये जो रिवोल्ट हो रहा है, ये रिवोल्ट हुआ था मेनली ब्रिटिश के सोशल रिफॉर्म के कारण हुआ था। तो ये लोग समझ गए कि अब हम लोग को सोशल रिफॉर्म करना बंद करना पड़ेगा। बट वो लोग समझ गए दे स्टॉप द सोशल रिफॉर्म, बट वो लोग और ट्रांसलेशन करने लगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो हमारा हिस्ट्री था उसको उलपटांग के द्वारा अपने हिस्ट्री मतलब अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए उसको रिकंस्ट्रक्शन करने लगे। और लेकिन सोशल रिफॉर्म स्टॉप कर दिए, लेकिन रीपैट्रोनेज और रिकंस्ट्रक्शन करने लगे। उसी तरह 1875 में उन लोगों ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया अंडर अलेक्जेंडर कमिंघम। ही वॉज द फर्स्ट जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ से वो लोग एविडेंस जुगाने लगे। फिर क्रिश्चियन मिशनरी का भी सेटअप होने लगा। क्रिश्चियन मिशनरी का सेटअप लगने लगा, वो लोग बोलने लगे कि क्रिश्चियन ही एक ऐसा रिलीजन है, तुम लोग कन्वर्ट आ जाओ, हिंदुइज्म से क्रिश्चियन में आ जाओ। वही एक स्टार्टेड ट्रेंड, मतलब हिंदू रिलीजन के बारे में ख़राब चीज़ बोलने लगे। अब यहाँ तक हम लोग आया कि वो लोग ने कैसे एक्सप्लेनेशन किया। तो अब हम लोग अगर जनरल ऑब्जर्वेशन देखें कॉलोनियल हिस्टोरियन का, तो क्या होता है, हर एक कॉलोनियल हिस्टोरियन ने 5 चीज़ पे फोकस किया। पहला, हम लोग को बोलने लगे कि जो इंडियन है उनके पास सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, लैक्ड ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, टाइम और क्रोनोलॉजी के बारे में उन्हें नहीं पता। फिर हम लोग को बोलने लगे कि हम लोग को अपने आप को रूल करने नहीं आता है, सेल्फ गवर्नेंस नहीं आता है। उसके बाद बोलने लगे हमारे स्पिरिचुअल और रिचुअलिज्म में बहुत ख़राबी है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्पिरिचुअल रिचुअल्स हम लोग का बहुत ख़राब है। कास्ट सिस्टम बोलने लगे, बोले रेसिज्म लाने लगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है बहुत। नेशन के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, बोलने लगे कि नो फीलिंग्स ऑफ नेशनहुड और सेल्फ गवर्नमेंट, कोई फीलिंग नहीं है नेशनहुड का और सेल्फ गवर्नमेंट का। तो कंक्लूजन क्या आता है कि जो कॉलोनियल व्यू का कंक्लूजन क्या है, कॉलोनियल हिस्टोरियन का कंक्लूजन है कि वो जनरलाइजेशन अपीयर्ड इन अर्ली हिस्ट्री बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये सबका जनरलाइज किए। दे एक्चुअली फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किए, ना कि हमारे सोशल और इकोनॉमी पे। अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द बुक। उनमें से जो अलेक्जेंडर जो इन्वेड किए थे उनका 1/3 ऑफ द बुक सिर्फ अलेक्जेंडर इन्वेजन पे ही है, क्योंकि वो क्यों इन्वेज किए थे, क्यों उन लोग का इन्वेजन सही ठहराया था, उन लोग ने इन्वेजन को सही ठहराने लगे। दे आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग, मतलब हम लोग सेल्फ गवर्न अपने को नहीं कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेट इंडियन कल्चर एंड एस्टेब्लाइज कॉलोनियल कल्चर, वो लोग इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने लगे और अपना कॉलोनियल कल्चर को स्थापना करने लगे। तो ये पूरा व्यू था हमारा कॉलोनियल माइंडसेट हिस्टोरियन का। उसके बाद आस्ते आस्ते हमारा आता है नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग के पास आता है कि नेशनलिस्ट किसको कैसे अप्रोच करने लगे। तो अब नेशनलिस्ट 2 तरीक़ा से किए। एक, हम लोग कॉलोनियल को अपना रिस्पॉन्स देने लगे, इंडियन रिस्पॉन्स उसके प्रति देने लगे। रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल।
मतलब कॉलोनियल हिस्टोरियन हम लोग को जो जो गलत चीज़ बताए थे उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स देने लगे। कैसे देने लगे? उनमें से पहला नाम है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय बोलने लगे कि सती सिस्टम पहले एंशिएंट इंडिया में नहीं था। राजा राम मोहन रॉय ने कि सती सिस्टम नॉट प्रिवेलिंग इन एंशिएंट इंडिया, पहले नहीं था। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने लेखक के द्वारा लिखित के द्वारा बोलते हैं कि यूडो रिमोरेस भी था वेयर इन एंशिएंट इंडिया बट लेटर बाय इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मिक इट स्टॉप। मतलब वीडो जो हो जाती थी उनका रीमैरेज पहले एंशिएंट इंडिया में था, लेकिन ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस के कारण, ब्राह्मिक इन्फ्लुएंस के कारण इस वीडो रीमैरेज को बंद कर दिया गया था। लेकिन पहले था, क्योंकि वो लोग कहते थे कि रेसिज्म है ये लोग के पास। तो अब ये रेसिस्ट के खिलाफ भी ये लोग अपोज करने लगे कि नहीं, तुम जो गलत कॉलोनियल जो बोल रहे हो वो गलत है। 1850 में दादा भाई नौरोजी आ गए, वीर सावरकर आ गए। रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोलने लगे कि ये पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, वीर सावरकर ने बोला था। फिर बाल गंगाधर तिलक बोलने लगे, वो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने लगे, जो एक हम लोग को सोशल गैदरिंग बोलता है कि हम लोग को सोशल गैदरिंग की तरफ मिला है कि हम लोग को एक साथ रहना चाहिए, सोशल एकता में ही बल है। तो ये लोग नेशनलिस्ट हैं। उसके बाद नेशनलिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, नेशनलिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? राजेंद्र लाल मित्रा पब्लिश वैदिक टेक्स्ट, रोट इंडो आर्यंस, ये सब लिखने लगे। सोशल रिकन्स्ट्रक्शन होने लगा, सोशल एंड पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन होने लगा। वाज कंट्रीब्यूटेड बाय रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ कृष्णनाथ राजवाड़े। ये लोग सोशल रिकन्स्ट्रक्शन और पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन करने लगे। क्यों? क्योंकि वो लोग कॉलोनियल बोलते थे कि हम लोग अपने आप को सेल्फ गवर्निंग नहीं कर सकते हैं। फिर पंडुरंग वामन काने रिफॉर्म द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को रिफॉर्म करने लगे। फिर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर अशोका के ऊपर बुक लिखे, इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बुक लिखे। अशोका के ऊपर इसलिए बुक लिखे क्योंकि उन्हें पता था कि आर्यन के टाइम में हम लोग ने महाजनपदस बनाया था, और वही महाजनस हम लोग को बताता है कि हम लोग 16 किंगडम बनाए थे और हम लोग अपने को एक साथ रूल कर सकते हैं। फिर हेमचंद राय चौधरी कंस्ट्रक्टेड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत टू गुप्ता पीरियड। ये जो थे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को बिल्ड किया हम महाभारत से लेकर गुप्ता पीरियड तक। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा ना, एक क्वेश्चन लास्ट में हम बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की तरफ से और बोर्ड की भी तरफ से। आरसी मजुमदार क्या किए? एडिटर ऑफ मल्टी वॉल्यूम इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन बाय के नीलकांठा शास्त्री, एम्फेसाइज द सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मीण। केपी जायसवाल मीथ ऑफ इंडियन डिस्पोटिज्म, मतलब बोलने लगे कि इंडियन के जो माइथोलॉजी को वो लोग डिसरेस्पेक्ट किए थे उनके प्रति कैसे वो लोग बनाए। बाय राइटिंग सेवरल आर्टिकल ऑफ हिंदू पॉलिटी 1924 इन विच ही शोड दैट रिपब्लिक एग्जिस्टेड इन एंशिएंट टाइम एंड एंजॉयड ए सेल्फ गवर्नमेंट। महाजनपदस के पीरियड के बारे में बोलते थे कि जो 16 किंगडम बना था वो लोग अपने को खुद से रूल करते थे, वो लोग रिपब्लिक थे और एंजॉयड ए सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ से हम लोग को 3 चीज़ आधारित आता है, 3 सोच से आधारित आता है। एक आता है कॉलोनियल व्यू क्या था? मेनली कॉलोनियल व्यू था रेसिज्म और डाउन प्लेड इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद आता है नेशनलिस्ट। उन लोग ने किस पे फोकस किया? सोशल एंड कल्चरल और पॉलिटिकल पे फोकस किया और काउंटर टू कॉलोनियल हिस्टोरिकल। इन लोग ने जो हिस्ट्री बनाया था उसको काउंटर देने के लिए इन लोग ने हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद जब नेशनलिस्ट हो गया, जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंस ले लिया, उसके बाद जो कॉलोनियल में से जो कैम्ब्रिज स्कूल वाले थे उन लोग ने रीडिफाइन किया अपनी हिस्ट्री को, और बोलने लगे कि रेसिज्म ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, मतलब कुछ सोसाइटी में था रेसिज्म। फिर एक मार्क्सिस्ट स्कूल वाले बोलने लगे कि ये रिलीजन कुछ नहीं है। वो लोग ने अपने तरीक़ा से हिस्ट्री लिखने लगा, इकोनॉमिक के बेसिस पे हिस्ट्री लिखने लगे।
और जो एक सबल्टन स्कूल वाले थे उन लोग ने अपना हिस्ट्री लिखा ऑन द बेस पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस, जितना ज़्यादा मास उसके बेसिस पे हिस्ट्री लिखने लगे। जैसे महाराणा प्रताप की सिर्फ विनिंग वाले रूलर का नाम नहीं के बारे में हिस्ट्री में नहीं लिखा जाएगा, डिफीट भी कभी रूल किए थे, जो रूलर डिफीट हुए थे वो भी कभी रूल किए थे। तो महाराणा प्रताप, शिवाजी के बारे में भी हिस्ट्री हम लोग को ये सबल्टन स्कूल वाले हिस्टोरियन से पता चलता है। तो बच्चों मतलब एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर में हम लोग को हिस्टोरियन कैसे हिस्ट्री को लिखते थे उनके बारे में बताया गया है। मतलब हिस्ट्री को कैसे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है टाइम टू टाइम, पहले कैसे था, फिर कोई नेशनलिस्ट रूलर आए बिफोर इंडिपेंडेंस, वो हिस्ट्री को कैसे बताएं, फिर इंडिपेंडेंस होने के बाद वही जो कॉलोनियल वाले थे वो लोग बन गए कैम्ब्रिज। फिर नेशनलिस्ट में दो पार्ट हो गया, एक हो गया कंजर्वेटिव, एक हो गया लिबरल, एक हो गया मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट जो रूल करने लगे इकोनॉमी के बेसिस पे। तो इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले चैप्टर में हम लोग ने पूरा क्रोनोलॉजी समझा, दूसरे चैप्टर में अब हम लोग ने समझा कि हिस्टोरियन कितने तरह के हिस्टोरियन थे, उन लोग का इंडियन हिस्ट्री को देखने का क्या पर्सपेक्टिव था, उन लोग ने इंडियन हिस्ट्री को कैसे देखा। अब हम लोग तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें। पीपीटी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और मेरे हर एक लेक्चर का क्या आने वाला है वो भी चीज़ मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा वीडियो। और इसके बाद हम लोग जब हमारा एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मॉडर्न भी पढ़ेंगे, उसके बाद मेडिवल भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के व्यू से, उसके बाद कंपटीशन के व्यू से। उसके बाद थर्ड चैप्टर का कल आएगा हम लोग।